हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की इस सीरीज में हम देख रहे हैं एडवांस PHP का चैप्टर नंबर 8 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एजेक्स के बारे में। इस एजेक्स को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है, जिसका एक पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट हमको देखना है। तो जैसा कि एजेक्स का फुल फॉर्म हमने देखा, ये टेक्नोलॉजी तीन बातों से मिलकर इनका नाम बना है। एक असिंक्रोनस, एक जावास्क्रिप्ट और एक XML। जावास्क्रिप्ट से आप फैमिलियर हैं। XML अगर अभी आपको नहीं भी आती है तो भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, पर XML का यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। और ये जो टर्म है असिंक्रोनस, इसका मतलब अभी हमको अच्छे से समझना है। Ajax allows web pages to be updated asynchronously by exchanging small amount of data with the server behind the scene। अब देखिए, इस सेंटेंस को भी समझने के लिए पहले हमें असिंक्रोनस का मतलब समझना है। कोई एक पेज है और इस पेज पर हमने सपोज करिए एक फॉर्म है जिसमें मुझे यूजर नेम एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। फॉर्म और भी है, ठीक है। अब सपोज करिए किसी वजह से यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ टाइमर चल रहा है तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से चल रहा है। हो सकता है यहाँ पर एक कैलकुलेटर काइंड ऑफ चीज हो जिस पे आप बटन पे क्लिक कर सकते हो, ये भी एक जावास्क्रिप्ट होगी। तो दिस इज अ जावास्क्रिप्ट, दिस इज ऑल्सो अ जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लगी जिसके कारण ये मैसेज आता है कि यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक ही पेज पे बहुत सारी जावास्क्रिप्ट अप्लाई की गई है। अब जब आप यहाँ पे नाम लिखते हैं तो फिर आपके नाम लिखते ही जावास्क्रिप्ट का कोड ट्रिगर हो जाता है और वो चलने लगता है। इस कोड का रोल क्या है? ये बिहाइंड द सीन, मतलब आपको पता भी नहीं चलता, और ये सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है। सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज देता है और रिक्वेस्ट जब भेजता है तो साथ में वो डेटा भी भेज देता है जो आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था, यानी यूजर नेम। तो वो उसने सर्वर पे भेज दिया। सर्वर पे एक PHP में बना प्रोग्राम है, ठीक है। ये रन होता है और जो डेटा आपने यहां से भेजा है वो इस PHP प्रोग्राम को मिलता है। उस यूजर नेम को जो कि आपने टाइप किया है उसको वो डेटाबेस में सर्च करता है। ये कोडिंग PHP में लिखी गई है। सर्च करता है तो या तो वो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उस टेबल में मिल जाएगा, और या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो ये एक मैसेज रिटर्न करेगा कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यदि नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है दिस इज अ वैलिड यूजर नेम। तो इस तरह से मैसेज PHP का कोड एज अ रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। किसको मिलेगा? जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करके ही हमने रिक्वेस्ट भेजी थी और रिस्पॉन्स आया था, और जो रिस्पॉन्स आया था इस जावास्क्रिप्ट ने उसको ये यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बाजू में दिखा दिया। तो इसका मतलब ये जो जहां पर दिखाया वो भी कोई HTML एलिमेंट रहा होगा, शायद स्पैन टैग या div टैग कुछ रहा होगा जिसमें पहले कोई टेक्स्ट नहीं था, लेकिन इस जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने उसमें टेक्स्ट रख लिया। आपको याद होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम HTML पेज के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इस तरह से फंक्शंस हमने पढ़े हुए। तो हम इस एलिमेंट में ये डेटा रख सकते हैं जो PHP रिस्पॉन्स के रूप में आया है। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। लेकिन सर्वर पे रिक्वेस्ट जाना और वहां से रिस्पॉन्स आना थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये सर्वर पे प्रोसेस होके डेटा आने वाला है। इस बीच ये जो जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, जो टाइमर चला रही है, ये चलती रहेगी। ये भी चल रही है क्योंकि ये वेट कर रही है।
और यहाँ पे कैलकुलेटर से भी अगर आप बीच में इंटरेक्ट करना चाहते हो, मतलब आपने यहाँ पे लिखा और उसके बाद इस फॉर्म में बाकी की फील्ड्स भरने की बजाय आपने क्या किया, इसी पेज पे कैलकुलेटर आप उससे इंटरेक्ट करने लगे, तो आप पेज पे जो दूसरी जावास्क्रिप्ट मौजूद है, आप जब उससे इंटरेक्ट करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट भी रन होती है। तो ये भी रन हो रही है, ये भी रन हो रही है, ये भी रन हो रही है, मतलब दे आर रनिंग पैरेलली, एक साथ। ऐसा नहीं है कि एक रन हो रही है तो बाकी अभी रन नहीं हो सकती जब तक ये पूरी रन ना हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आप उसी पेज के बाकी जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट कर सकते हो, जबकि ये जावास्क्रिप्ट जिसने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी है, रिस्पांस आने का इंतज़ार कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट अभी चल रही है, पर साथ में दूसरी जावास्क्रिप्ट भी इस पेज की चल सकती है, तो पैरेलली चल सकती है। तो अब हमें समझ में आया असिंक्रोनस का मतलब। असिंक्रोनस का मतलब होता है पैरेलली, ठीक है, पैरेलली, एक साथ। और सिंक्रोनस का मतलब होता है इन अ सीक्वेंस, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब होता है इन अ सीक्वेंस, एक के बाद एक साथ नहीं। और असिंक्रोनस का मतलब हो गया एक साथ। तो जावास्क्रिप्ट का कोड, ये अलग अलग जावास्क्रिप्ट जो एक ही पेज पे लगी है, वो सब पैरेलल चल सकते हैं कोड। अगर सिंक्रोनस होता तो एक जब अपना काम कंप्लीट करता तभी दूसरा कोई स्टार्ट हो सकता था, तो असिंक्रोनसली ये काम हो जाए। तो जब तक ये सर्वर पे रिक्वेस्ट गई है, वहां से रिस्पांस आ रहा है, उस दौरान आप अपने पेज से इंटरेक्ट कर सकते हैं और दूसरी जावास्क्रिप्ट भी उसकी चल सकती है। ये है असिंक्रोनस का मतलब। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें असिंक्रोनसली, है ना, यानी पैरेलली एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेजी जाती है सर्वर पे, जहां PHP का प्रोग्राम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोसेसिंग करता है और जो भी रिस्पॉन्स है वो वापस जावास्क्रिप्ट को भेजता है। तो ये सारे काम को ही हम एजेक्स बोल रहे हैं। अब कोडिंग के जरिए ये काम किस तरीके से होगा। जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट हमको बनाना है XML HTTP रिक्वेस्ट का। जावास्क्रिप्ट भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, तो XML HTTP रिक्वेस्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि ये वो क्लास है जिसके अंदर वो तमाम मेथड्स मौजूद हैं जिनसे कि जावास्क्रिप्ट सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप चाहते हैं ऐसी कोडिंग करना कि सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजें, तो आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ये देखिए आखिरी वाली लाइन, आपने लिखा न्यू कीवर्ड और उसके बाद लिखते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट और पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया और उसको रिफर कौन करेगा, REQ। तो ये एक तरह का जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है और ये इसको रिफर करेगा, यानी REQ एक XML HTTP रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखिए जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो मैंने कैपिटल में लिखा है उसको आप कैपिटल में ही लिखिएगा, जो स्मॉल में लिखा है उसे स्मॉल में ही लिखिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट आपको पहले बनाना पड़ता है अपनी कोडिंग में, और इसी के पास वो मेथड्स हैं, वो फंक्शंस हैं जिनके जरिए हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पहली स्टेप तो क्लियर होगी। जब हम कोडिंग करेंगे, एक एग्जाम्पल को समझेंगे, तो आपको ये स्टेप ध्यान में रहे। अगला काम क्या होगा, यानी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जावास्क्रिप्ट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रही है इसके अंदर कोडिंग क्या की गई होगी। तो इसमें हमने पहली स्टेप तो समझ ली है। पहली स्टेप हमें XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरी स्टेप हमें अपनी रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करना है, और तीसरी स्टेप हमें रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करने का मतलब है हम ओपन फंक्शन को करेंगे कॉल। ये ओपन फंक्शन इस XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का ही मेथड है। ओपन फंक्शन में हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है गेट या पोस्ट, जो कि एज अ स्ट्रिंग पास होगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है URL। अभी मैंने सिर्फ एक PHP फाइल का नाम लिखा है, पर यहां पर कंप्लीट URL आएगा, यानी http://something.com/फोल्डर का नाम /फोल्डर का नाम /फाइल का नाम। इस तरीके से पूरा URL यहां पर लिखा जाएगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट हो सकता है या तो ट्रू या हो सकता है फॉल्स।
अभी मैं इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के मायने आपको समझाता हूँ, पर ये ओपन फंक्शन की मदद से आपने रिक्वेस्ट के बेसिक पैरामीटर्स सेट कर दिए हैं जिससे कि रिक्वेस्ट सेंड होने के लिए तैयार हो जाए। रिक्वेस्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद अगला काम है रिक्वेस्ट को सेंड करना, तो उसके लिए एक से उसको आप कॉल करते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ डेटा भी भेज सको सर्वर पे जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जावास्क्रिप्ट के कोड में जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो जो यूजर ने यहाँ नाम एंटर करा था इस टेक्स्ट बॉक्स में, वो नाम भी आप सर्वर पे भेजना चाहते हो ताकि PHP का प्रोग्राम ये तय कर सके कि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये आप किस तरीके से भेज सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर ओपन फंक्शन को कॉल करते वक्त मेथड गेट मेंशन किया हुआ है। आपने फॉर्म पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम है मेथड या तो गेट होगा या पोस्ट होगा। जब आप मेथड गेट लिखते हैं तो डेटा जो भी आपको सर्वर पे भेजना है वो URL में अपेंड होकर जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब आप URL लिख रहे हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट के रूप में, तो जहाँ पे फाइल का नाम खत्म होता है उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद आप लिखिए वेरिएबल का नाम इक्वल टू और उसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से आप कोई डेटा सर्वर पर भेज सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा डेटा है तो आप यहाँ पर एंड लगाइए, एंड ऑपरेटर लगाइए 25 के बाद दूसरे वेरिएबल का नाम लिखिए इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखिए। तो क्वेश्चन मार्क के बाद से हम वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप फॉर्म में इनपुट एलिमेंट्स बनाते हैं और उनके कुछ नाम रखते हैं, वही नाम की भूमिका है इस x की। तो x क्या हो गया, इस डेटा को इस x नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो PHP में जब हम $_get नाम का एरे यूज करेंगे तो उसमें इंडेक्स के रूप में हम लिखेंगे x, तब जाके हमें 25 एक्सेसिबल होगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें यूजर नेम अगर पास करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल है str जिसमें यूजर नेम रखा हुआ है, तो हम जो URL लिखने वाले हैं वो किस तरीके से लिखने वाले हैं। जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा हम लिखने वाले हैं URL, जैसे कि http://xyz.com/ है ना, कोई फोल्डर का नाम / फाइल का नाम। तो फाइल का नाम सपोज करो है check.php। ठीक, अब मुझे डेटा भी पास करना है। क्या, यूजर नेम जो कि str वेरिएबल में रखा है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैंने नेम एट्रीब्यूट कुछ भी सेट कर देता हूँ, जैसे कि यूजर नेम। ठीक, और इसकी वैल्यू के रूप में लिख दिया मैंने str। पर str ऐसे डबल कोट्स में लिखूंगा तो काम नहीं चलेगा, तो मैं डबल कोट्स यहाँ एंड करता हूँ और इसमें कंकैटिनेट कर देता हूँ str। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो str वेरिएबल में यूजर नेम रखा हुआ है वो इस स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट हो गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है इसलिए कंकैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज होता है। तो इस तरीके से ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट इस ओपन फंक्शन का बन जाएगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं ट्रू और फिर रिक्वेस्ट को कर देते हैं सेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट कैसे तैयार होगी और कैसे सेंड होगी। अब जरा ओपन फंक्शन के तीनों आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू या तो होती है गेट या होती है पोस्ट। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है URL, उस लोकेशन का जिसके पास आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, जिसके लिए रिक्वेस्ट आप भेजना चाहते हो सर्वर पे। तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है ट्रू या फॉल्स, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रू लिखा है तो ये जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनसली चलेगी और अगर फॉल्स लिखा है तो सिंक्रोनसली चलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉल्स लिख देते तो जब तक ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, रिस्पॉन्स जब तक आ नहीं जाता, तब तक कोई दूसरी जावास्क्रिप्ट नहीं चल सकती। गॉट इट? यानी इन अ सीक्वेंस, नॉट इन अ पैरेलल। तो जनरली हम ट्रू लिखते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं ये रिस्पॉन्स आए बिना कोई दूसरी जावास्क्रिप्ट का चलना गलत होगा इस पेज पर, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप फॉल्स भी पास कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही पास ज़्यादातर केस में किया जाता है। तो हमें समझ में आ गया किस तरीके से
लिखेंगे। अब देखिए कि अगर आपने ओपन फंक्शन में लिखा होता आर्ग्यूमेंट गेट की जगह पोस्ट, तो हम क्या करते हैं। तो ये जो पोस्ट आपने लिखा होता, तो आपको मालूम है यूआरएल में फिर डेटा अपेंड होकर नहीं जाता है, तो आप सिर्फ यूआरएल लिखते सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क और वैल्यूज नहीं लिखते, और तीसरा आर्ग्यूमेंट वैसे का वैसे ट्रू या फॉल्स रहेगा। तो हमने सब कुछ वैसे ही रखा है, पर हमने पहला आर्ग्यूमेंट गेट की जगह पोस्ट किया है, और जिस वजह से हम दूसरे आर्ग्यूमेंट में डेटा अपेंड नहीं कर सकते। एक फंक्शन है सेट रिक्वेस्ट हेडर, जिससे हम अपने कंटेंट टाइप को मेंशन कर सकते हैं। तो आप ये कोड लिख सकते हैं। इसके बाद आप सेंड फंक्शन को कॉल करें, और जब आप सेंड फंक्शन को कॉल करते हैं तब आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। यानी जो कुछ आप गेट मेथड में यूआरएल में अपेंड करके डेटा भेज रहे थे, वो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज अब आप सेंड फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं। लिखने का तरीका वही है, वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू एंड ऑपरेटर, और उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू, फिर एंड ऑपरेटर, तीसरी वैल्यू। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्योंकि यूआरएल में अपेंड होके नहीं जाता, इसलिए इसे सेंड फंक्शन में पास किया जाता है। तो हमें ये समझ में आया कि गेट के केस में कैसे करेंगे और पोस्ट के केस में कैसे करेंगे। और अभी मैंने आपको बता दिया असिंक्रोनस का मतलब, ये वही लिखा हुआ है। सिंक्रोनस का मतलब भी मैंने बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysurgery.com, क्योंकि आप YouTube पे हो सकता है एक पर्टिकुलर चैनल ही देख रहे हो, जबकि मेरे एक से अधिक चैनल्स हैं और बहुत सारा कंटेंट अलग अलग चैनल्स पर रखा हुआ है। तो आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। एक तो इस वेबसाइट पे डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, इसलिए भी आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे वीडियोस को बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में लिंक करके रखा हुआ है। तो आपको जो भी कोर्स सीखना होता है, उसके सारे वीडियोस की लिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको दिख जाती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी और थ्योरी लेक्चर्स की भी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, या कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ मटेरियल मिलता है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी मटेरियल है जैसे कि प्रोजेक्ट्स, जिनकी आपको ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो पूरी गाइडलाइन भी मिलती है। तो काफ़ी कुछ इस साइट पे है, तो साइट को विजिट करना ना भूलें। और यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत काम की हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साइट के बारे में पता चले। थैंक यू।